हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल बताने वाली हूं, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ उस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस भी देती हूँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट टॉपिक आज मैं बताने वाली हूँ वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है इको 8 के यूनिट 1 नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी का पॉइंट है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। उसके दो सब पॉइंट्स है अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और सेकंड है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो चलिए दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। Lifting the corporate will. You have learned that a company has a separate legal entity, independent and different from its members. तो आप लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट के बारे में, और साथ ही साथ वो मतलब जो लीगल एंटिटी होता है वो अलग होता है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी होता है और अपने मेंबर्स के अलग भी होता है। यानी कि जो फीचर्स और डेफिनेशंस मैं आपको बता चुकी हूँ ये उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपने फीचर्स और डेफिनेशन के वीडियो को मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जा करके ज़रूर देखिएगा। The principle of separate legal entity was well established in a famous case of Salmon versus Salmon and Company Limited. तो ये केस स्टडी है जिसके बारे में मैं आपको अब नहीं बताई हूँ, तो ये उसी से रिलेटेड है। On incorporation, a line of demarcation or a wheel is drawn between the company and its member. तो जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक लाइन होता है डेमार्केशन का या तो एक व्हील का, जो कि जो कंपनी है और उसके मेंबर्स है उसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। इनफैक्ट अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड सच पर्सन्स आर बीन रियल बेनिफिशियल ऑनर्स ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी। तो जो कंपनी है वो एक पर्सन या बहुत सारे ऐसे पर्सन्स का एसोसिएशन ही ग्रुप है, जहाँ पे क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते, रियल बेनिफिशियल होते हैं कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी के। मीन्स जितने भी लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उसमें खुद का भी प्रॉफिट देखते हैं और साथ ही साथ उसमें कंपनी का भी वो प्रॉफिट कराते हैं, तो इसमें बेनिफिशियल होता है। Real person behind the company are disregarded once they have formed a company and given to their association the status of a legal entity. तो जो रियल पर्सन होते हैं कंपनी के बिहाइंड में वो डिसरिगार्ड होते हैं एक बार जब वो कंपनी फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं जो भी एसोसिएटेड है उस कंपनी के उसको एक स्टेटस दिया जाता है उसका लीगल आइडेंटिटी का, कि उसका एक लीगल आइडेंटिटी हो जाता है। क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी जो है वो एक लीगल आइडेंटिटी होता है, उसके वो सिर्फ लॉ की नज़र से उसको देखा जा सकता है, और साथ ही साथ वो इनविजिबल भी होता है, इंटेंजिबल भी होता है। आपको आई होप डेफिनेशन याद हो। As a consequence of this separate legal entity, the company enjoys several advantages which you have studied in foregoing paras. तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो कंपनी क्या करता है कि उसके बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक लीगल एंटिटी है वो सेपरेट है हर कोई से, तो उसका बहुत सारे इससे एडवांटेज होते हैं जो आप आने वाले टाइम में ज़रूर पढ़ेंगे। But when the company starts using the corporate will for improper conduct or to protect frauds or to justify wrongs, the law disregards the corporate will and look at the person behind and treat the company and its member as same person. तो क्या होता है जब भी कंपनी कोई मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट में कुछ गलत काम किया है, कोई फ्रॉड किया है या फिर किसी गलत को सही साबित करने का कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह का ऐसा काम कर रहा है जो लॉ के रिगार्ड में सही नहीं है, मीन्स जैसा कानून में बोला जाता है मीन्स कानून के हिसाब से वो गलत है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि उस समय कंपनी और जो मेंबर्स होते हैं उसको एक तरह से लिया जाता है, और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट जो है उसको उस हिसाब से पर्सन को ट्रीट किया जाता है, उस हिसाब से उसको देखा जाता है कि क्या कैसे मतलब क्या किया है क्या गलत, उसके बाद वो कोई एक्शन लेता है। The corporate will is said to be lifted when the court ignores the company and concern itself directly with the members of the company. तो जो कॉर्पोरेट विल है उसको लिफ्टेड तभी बोला जा सकता है जब जो कोर्ट है वो कंपनी को इग्नोर करता है और जो उसके मेंबर्स है उससे डायरेक्टली वो कंसर्न करता है कि क्या
मतलब आप क्या फ्रॉड किए हैं या क्या इम्प्रॉपर कंडक्ट आप किए या क्या रॉन्ग किए, मतलब उस रिगार्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उस रिगार्ड में वो डायरेक्टली मेंबर्स से बात करता है, कंपनी को इग्नोर करके। उस समय मेंबर्स ही मेन हो जाता है, क्योंकि मेंबर्स ही जा कर के कोर्ट में जवाब देगा। जो भी एक्शन जो लिया गया वो मेंबर्स के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट होता है, पर जवाबदेही तो मेंबर्स का भी बनता है, क्योंकि वही लोग एक्शन लेते हैं या कुछ भी काम हो तो मेंबर्स ही करते हैं। प्रोफेसर गोवर हैज़ ऑब्जर्व when the law disregards the corporate entity and pays regard instead to the individual members behind the legal facade, it is known as lifting the veil of corporate personality। तो जब कोई लॉ या कोई कानून जो है वो डिसरिगार्ड कर देता है जो कॉर्पोरेट एंटिटी होता है, ना कि जो कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसको डिसरिगार्ड कर देता है, और उसके अलावा जो एक इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, उस पर वो जब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, उस पर वो रिगार्ड जब दिखाता है, मतलब कंपनी को नहीं ध्यान में रखते हुए जब मेंबर्स को ध्यान में रखता है, तो उसको बोलते हैं लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। मतलब इसमें ये हो गया कि कोई भी तरह का कुछ भी फ्रॉड हो या कुछ भी हो जो कानून की नज़र में गलत हो, तो उस केस में क्या होता है कि मेंबर्स को एक अलग मीन्स मेंबर्स से वो डायरेक्टली कंसर्न करता है, कंपनी को उसमें साइड में रख दिया जाता है। तो जब लॉ जो है या कोई मतलब कोर्ट जो है जब किसी मेंबर से डायरेक्टली बात करता है, डायरेक्ट रिगार्ड रखता है कोई मेंबर्स के साथ, कंपनी को साइड में रखते हुए, जो लीगल एंटिटी होता है कंपनी का उसको साइड में रखते हुए, तब उसको बोला जाता है लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। You should, however, note that the powers of the court to lift the corporate wheel is purely discretionary। तो ये आप लोगों को नोट करना चाहिए, जो कोर्ट का जो पावर होता है कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का, वो पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी होता है। मीन्स वो अपने हिसाब से मेंबर्स का कंसर्न लेके, मेंबर्स का रिगार्ड में जो भी वो डिसीज़न लेता है वो अपने मतलब वो पूरा चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेता है। The court will lift the corporate wheel when it is in the public interest to do so। तो कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट व्हील को तभी लिफ्ट करेगा जब वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है, तभी। बस जो काम वो किया, मान लो गलत ही काम किया, पर अगर वो गलत काम पब्लिक के इंटरेस्ट में है तभी वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेगा। The circumstances and cases in which the corporate wheel can be lifted may be broadly classified under the two heads। तो जो केसेस या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है वो ब्रॉडली दो तरह से उसके दो हेड में क्लासीफाई किए गए हैं। पहला है अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और सेकंड है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो चलिए दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। द कंपनी एक्ट 1956 itself provides for certain cases in which the directors or members of the company may be held personally liable। तो जो कंपनी एक्ट है 1956 का वो अपने में बताया है, उसमें कुछ केसेस प्रोवाइड किया है जिसमें कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी का, वो पर्सनली लायबल होते हैं हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर और मेंबर एक साथ कोई मतलब कुछ भी करे, तो वैसा नहीं है, हर चीज़ का दोनों का पर्सनली वो दोनों लायबल होते हैं। इन सच केसेस वाइल द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी इज मेंटेन, द डायरेक्टर और मेंबर आर हेल्ड पर्सनली लायबल अलॉन्ग विद द कंपनी। तो जब भी कोई कंपनी को सेपरेट एंटिटी के मतलब मेंटेन करता है अपना, तो जो डायरेक्टर्स या मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के वो मतलब पर्सनली लायबल होते हैं कंपनी के साथ साथ। द केसेस आर एज फॉलो। तो इससे कुछ केसेस है जो बताया गया। व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम according to section 45 of the act, if at any time the number of members of a company is reduced below the statutory requirement and the company carries on business for more than 6 months while the number is so reduced, every person who was member of the company during the time when it carried on business after those 6 months and who are aware of this fact shall be severely liable for all the debts of the company contracted during that time। तो इसमें सेक्शन 45 के तहत ये बोला गया है कि मतलब जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी में, ठीक है, अगर वो मान लो कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है कोई भी कंपनी का, उससे अगर वो मान लो रिड्यूस हो जाता है और कंपनी जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यूसली लो नंबर पे चल रहा है। मैं सपोज़ कीजिए कि कंपनी का मिनिमम
मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो 7 से उसको कम नहीं करना है, मेंबर्स को 7 रखना ही रखना है, मिनिमम मेंबर्स, ठीक है। तो क्या करता है, अगर मान लो 7 से कम हो गया मेंबर, तो उस केस में क्या हो गया, अगर 5 मेंबर्स से सपोज़ कीजिए, और 5 मेंबर्स को लेकर के वो कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक वो बिज़नेस चल ही रहा है, जब नंबर रिड्यूस हो गया उसके बाद भी 6 मंथ्स तक वो चल रहा है, तो जो मतलब जितने भी पर्सन मेंबर थे कंपनी के उस टाइम पे जब बिज़नेस कैरिड होने लगा था, मतलब जो 6 मंथ के बाद जो बिज़नेस कैरी हुआ है, ठीक है, जो अवेयर है फैक्ट के, वही सिर्फ लायबल होंगे। कोई भी मतलब डेप्ट हो या कुछ भी हो तो उसका पेमेंट के लिए या कुछ भी कोई प्रॉफिट नहीं, मीन्स कोई भी लायबिलिटी हो, डेप्ट हो, तो उसके लिए सिर्फ वही मेंबर्स लायबल होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट अ पर्सनल लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर commences only after 6 months of carrying on business with reduced members, and this liability is only for the debt contracted after those 6 months। तो ये नोट किया जाता है कि जो पर्सनल लायबिलिटी होता है कोई भी मेंबर का, वो सिर्फ 6 महीने के बाद ही कॉमेंस होता है, जब वो बिज़नेस कैरी ऑन होता है रिड्यूस मेंबर के साथ। मीन्स जब 5 मेंबर्स के साथ जब बिज़नेस चलते रहता है 6 महीने तक, तभी उस लायबिलिटी का, पर्सनल लायबिलिटी को कॉमेंस किया जाता है। और वो लायबिलिटी जो है वो सिर्फ एक डेप्ट होगा जो कि 6 मंथ तक चलता है, मतलब जो डेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर दो 6 मंथ, तो वो जो भी मतलब उस 6 महीने के बाद जो डेप्ट होते जाता है सिर्फ वही लायबल होगा। From this you will see that although the company continues to enjoy its distinct personality but loses the important features of limited liability of the members of a company। तो इससे ये देखा जाता है कि जो कंपनी है उसको वो जो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी जो मिला था वो तो वो अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है, उसका तो उसको पूरा फ़ायदा मिल रहा है, पर जो उसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी वाला, वो कहीं ना कहीं वो अपना जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो अपना लूज़ कर रहा है। सच अ सिचुएशन एंटाइटल द क्रेडिटर्स टू डिसरिगार्ड द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी एंड द क्रेडिटर्स कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स डायरेक्टली। तो इससे क्या होता है कि क्रेडिटर्स अगर चाहे तो कभी भी कोई भी मेंबर्स पे कंपनी का डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि और साथ ही साथ जो उसका जो सेपरेट एंटिटी था वो तो अब रहा नहीं, उसका डिसरिगार्ड हो गया है। वो क्रेडिटर जो है वो डिसरिगार्ड कर देता है उसको, जो सेपरेट एंटिटी जो उसका मेन फीचर होता है उसको डिसरिगार्ड कर देता है, और साथ ही साथ कभी भी किसी पे भी एक्शन ले सकता है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, सेकेंड पॉइंट है। As a rule, when an officer of a company or any person on its behalf signs or authorizes to be signed on behalf of the company any bill of exchange, hundi, promissory note, endorsement, check or order for money or goods, it is incumbent of such person that he should clearly disclose the name of the company on whose behalf he is acting। तो क्या होता है, इस रूल के हिसाब से जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है, इस रूल के हिसाब से जब भी कोई ऑफिसर कोई कंपनी का या तो कोई पर्सन साइन करता है या ऑथराइज़ करता है साइन करने के लिए कंपनी के बिहाफ में, या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज देता है, कोई प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, इंडोर्समेंट, मतलब कुछ भी देता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो अपना कंपनी का नाम को डिस्क्लोज़ करना चाहिए। जो भी कर रहा है उसको अपना कंपनी का नाम पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्लोज़ करना चाहिए जिसके बिहाफ में वो एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने कंपनी के बारे में कुछ छुपा दे या कुछ ना बताए, कंपनी का नाम सही से ना बताए, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से डिटेल में बताना चाहिए। इफ़ द ऑफिसर और द ऑथराइज्ड पर्सन fails to disclose his representative capacity, such officer or person shall be personally liable for the amount due if the company refuses to pay it। अगर मान लो कोई भी ऑफिसर या जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो ये सारा कुछ साइन किया है, वो अगर किसी भी तरह का जो मतलब चीज़ है वो अच्छी तरह से डिस्क्लोज़ नहीं करता कंपनी के बारे में, तो अगर मान लो कोई भी तरह का कुछ ड्यू रह जाता है अमाउंट, तो उसके लिए वो खुद ही लायबल होगा। अगर कंपनी वो पे करने के लिए मना कर देती है, अगर कंपनी को नहीं मालूम है, वो टाइम पे बोल देती है कि हम पे नहीं करेंगे, हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो जो पर्सन साइन किया था उसको फिर सारा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए आप
जो भी कंपनी होता है, मतलब जो कंपनी का जो भी पर्सन होता है, जो ऑफिसर होता है, उसको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्लोज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन बाय अ कंपनी इज एक्सेप्टेड बाय अ डायरेक्टर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, दैट इज विदाउट डिस्क्लोजर दैट ही इज एक्सेप्टिंग द बिल ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, सच अ डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द बिल। तो जैसे मान लो कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि कंपनी के मतलब कंपनी में ड्रॉ किया गया है, जो कि एक डायरेक्टर जो है अपने मतलब पर्सनल कैपेसिटी पे, उसके खुद के बलबूते पे वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उसमें वो कंपनी के बिहाफ में ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है वो नहीं बताता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पेमेंट रहेगा, जो भी ड्यू रहेगा, वो उसको खुद ही पेमेंट करना पड़ेगा। वो कंपनी पे इसका बिल नहीं दे सकता है कि वो कंपनी पे करेगा, क्योंकि वो कंपनी के बारे में पूरी तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया था और ना ही ये बताया था कि वो कंपनी के बिहाफ में ले रहा है। नेक्स्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। व्हेन अ कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी और होल्ड्स मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर, द फॉर्मर इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी एंड द लेटर एज सब्सिडरी कंपनी। तो जब कोई कंपनी कोई कॉम्पोजिशन को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है कोई भी दूसरा कंपनी का, उसका कॉम्पोजिशन को या तो फिर जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स में जो शेयर्स का जो मेजोरिटी पार्ट होता है, मीन्स जो ज़्यादा वाला पार्ट होता है, अगर वो होल्ड करता है तो उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है, उस फॉर्मर को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। मतलब कि अगर कोई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी का, अगर वो मतलब जो कंपनी होता है अगर वो मतलब कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी कॉम्पोजिशन होते हैं, जितने भी जो भी रूल्स होता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी काम होता है, अगर उसको कंट्रोल करता है कोई कंपनी, या तो फिर उस कंपनी के पास जो शेयर है वो मैक्सिमम अमाउंट में सपोज़ कीजिए टोटल 10 शेयर्स है और उस कंपनी के पास 7 शेयर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। अब बाकी जो दूसरा है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाता है। In general, a subsidiary company is altogether treated as parent entity and the holding company is not liable for its act. तो बोला जाता है जनरल में कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसको पेरेंट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और जो होल्डिंग कंपनी है उस एक्ट के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होता है। बट अंडर सेक्शन 212 ऑफ द एक्ट एवरी होल्डिंग कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोजर टू इट्स शेयर्स। तो जितना भी जो होल्डिंग कंपनी होता है उसको क्या, जितना भी उसके पास जो शेयर होल्डर्स होता है उसको सबके बारे में डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है, उसको सबके बारे में बताना ज़रूरी होता है। ही अकाउंट्स टू इट्स सब्सिडरीज, तो मतलब उसके पास जितना भी सब्सिडरी जो मतलब कंपनी होता है उसका जितना भी शेयर्स उसके पास है, मीन्स ज़्यादा जो भी शेयर्स उसके पास है उसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी होता है। इट रिक्वायर्स दैट द कॉपी of balance sheet, profit and loss account, director's report and auditor's report of each subsidiary company he attached to the balance sheet of the holding company. Thus, company under the same group are treated as one entity, disregarding the rule that a subsidiary company has a separate legal entity. तो इसके लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, कॉपीज़ चाहिए होता है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट, जितने भी सब्सिडरी कंपनी है उसका, और वो साथ में अटैच करे जो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट है उसको। और फिर क्या होता है, जो कंपनी है जो सेम ग्रुप के अंदर आते हैं उसको वन एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। मीन्स जो रूल है कि जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको नहीं माना जाता है। Next है for investigation into affairs of related company. Section 239 of the Act provides that if an inspector is appointed by the central government to investigate the affairs of a company, he shall also have the power to investigate into the affairs of the related subsidiary company in the same management. तो सेक्शन 239 के तहत जो एक्ट है उसके तहत क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि जो इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कंपनी का जो अफेयर्स है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। और उसके पास ये भी पावर होता है कि वो जो उसके जो रिलेटेड कंपनी यानी कि जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सके। द पावर टू डू सो मे दस लिफ्ट द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये जो पावर उसको दिया गया है उसके कारण क्या हो जाता है, जो व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो लिफ्ट
हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। When the central government feels it necessary to know about the membership of any company and also some other matters relating to the company with the object of determining true persons who are or have been financially interested in the success or failure of the company, or who are or have been able to control the policy of the company, may appoint one or more inspector to investigate and report in these matters. Section 247. This will be done by lifting the corporate wheel so as to find out the true persons controlling it. तो जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई मतलब जो कंपनी होता है, कंपनी के जो मेंबरशिप है या कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मतलब कंपनी में जो मेंबर्स उसके ट्रू मतलब कैसा है उसके बारे में अगर कुछ जानना है, या कंपनी का सक्सेस फेलियर के बारे में, फाइनेंशियली कंपनी कैसा है उसके बारे में जानना है, या फिर मतलब कुछ भी अगर कंपनी से रिलेटेड अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट सोचता है या फिर ऐसा महसूस होता है कि उसको जानना चाहिए उस कंपनी के बारे में, तो उस केस में क्या करता है वो एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स को हायर करता है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है उस कंपनी के बारे में और साथ ही साथ रिपोर्ट भी तैयार करता है इस मैटर पे। और जो ये होता है मतलब ये जो हो रहा है उसको वो क्या करता है, उसमें लिफ्ट करता है कॉर्पोरेट विल को, ताकि वो फाइंड कर सके, वो खोज सके कि ट्रू पर्सन कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, मीन्स मेन हेड कौन है उस कंपनी का जो कंपनी को होल्ड कर रहा है, और उसमें किसका मीन्स कंपनी अगर सक्सेस कर रहा है या उस कंपनी का फेलियर हो रहा है तो उसमें किसका मेन हाथ होता है, मेन पर्सन कौन है इसके पीछे। लास्ट है fraudulent conduct of business. Under section 542 of the act, if in the course of the winding up of a company it appears that any business of the company has been carried on with the intention to defraud its creditors or any other person, in such a case the person who are knowingly parties to such acts may be held personally liable for any debt or other liability of a company. तो सेक्शन 542 के तहत अगर कोई भी कंपनी का अगर वाइंडिंग अप होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है मतलब कंपनी का जो भी बिज़नेस होता है जो कैरी करता है उसका जो मतलब उस केस में जो क्रेडिटर्स होता है या फिर कोई भी अदर पर्सन जो होता है जो मतलब किसी से सच अ पर्सन हुआ अनलोइंगली पार्टीज ऑफ सच एक्ट में बी हेल्ड पर्सनली लाइबल, मतलब जो मेन होता है एक तरह से बोला जाए वो, या तो जो नोइंगली पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं उस कंपनी के बिज़नेस में, अगर किसी भी तरह का जो डेप्ट है या कोई लायबिलिटीज़ है कंपनी का तो उसको वो पर्सनली पे करना पड़ता है, कंपनी के नाम पे ये नहीं होता है। In such a situation, the court may disregard the legal entity of a company and make the fraudulent person personally liable for the debt of the company. तो उस केस में कोर्ट भी डिसरिगार्ड कर देता है लीगल एंटिटी कंपनी का, और साथ ही साथ जो फ्रॉडुलेंट पर्सन होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं कंपनी के जितने भी डेप्ट्स है उसके लिए। मीन्स अगर किसी भी तरह का डेप्ट होता है, कोई भी तरह का लायबिलिटी होता है कोई भी कंपनी का वाइंडिंग अप के टाइम पे, मतलब अगर कंपनी वाइंड अप हो जाता है उस केस में तो जितना भी कंपनी का डेप्ट और लायबिलिटी है वो सारा जो पर्सन है, मेंबर है, बिजनेस जो उसका कंपनी है, जो मेंबर्स है वो पर्सनली उसके लिए लायबल होता है। तो ये था अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब नेक्स्ट अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि सेकंड पार्ट लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।